हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज ये हमारी पर्यावरण अध्ययन की 19वीं क्लास है और आज की इस क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो कहने को तो ये टॉपिक आपको एक लाइन में पता चल गया कि भारत का भौगोलिक स्वरूप, लेकिन इसके अंतर्गत आएगा क्या क्या। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है हिमालय पर्वत और भी मुख्य चोटियाँ जो जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उन पर्वतों के बारे में हम बात करेंगे। हिमालय पर्वत के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ जो विशाल मैदान स्थित है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। थार के मरुस्थल के बारे में जानेंगे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण में जो पठारी भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो यहाँ से आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको कहा था कि हम नदी और उस पर बनी कुछ बांध परियोजना है उसको ट्रिक से जानेंगे, लेकिन आज की क्लास में जब ये चीज़ें मैंने एडजस्ट की तो मैंने पाया कि यही चीज़ आज की क्लास में हो पाएगी, नहीं तो फिर ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाती। तो मैंने आज सिर्फ यही चीज़ें रखी है, जो टॉपिक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यही हम कवर करेंगे, इन्हीं के क्वेश्चंस करेंगे, तो ही हमारा बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ें हम एक क्लास और बढ़ा देंगे ज्योग्राफी की, यानी कल हमारी ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जो भी टॉपिक्स एक आध कहीं भी कुछ भी रहता है वो सब ट्रिक से कल मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर हाँ प्रमुख दर्रे रह जाते हैं भारत के, वो भी कल ट्रिक से कवर कर लेंगे और नदी घाटी परियोजना, इन सबको हम बहुत अच्छे से कल देखेंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों कल जब हम मैप से पढ़ रहे थे भारत के बारे में, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। विस्तार भारत का कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, कितने अक्षांश, कितने देशांतर पर स्थित है, साथ ही कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से देश से कितने राज्य की या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगी हुई है, किससे नहीं लगती है, सारी चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो आज की क्लास को हम वहीं से आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो 5 बड़े राज्य कौन कौन से होंगे। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कि आप इसको लगाइए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे दे देता है करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पर हम इसको याद रखेंगे। ये आप यहाँ देखेंगे, ये लिस्ट है पूरी 5 राज्यों की, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जिसका पहला स्थान है वो कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, पहले नंबर पर क्या आएगा, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर महाराष्ट्र आपका आएगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, और 5वां है आंध्र प्रदेश। आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये याद हुआ आपको बहुत बढ़िया तरीके से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, और फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्य हो जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए अब यहाँ आगे बात करते हैं। यहाँ आपको जो लिस्ट दिख रही है ये है तट रेखा की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, यानी कौन से ऐसे राज्य है जिनकी तट रेखा सबसे बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार, इसकी सबसे बड़ी सीमा है, तटीय सीमा अंडमान निकोबार की। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार तो हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे ज्यादा सीमा इसी की लगती है, या आप कह लीजिए सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है, केंद्र शासित प्रदेश की है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो तब आप जवाब देंगे अंडमान निकोबार। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए राज्य, कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी तट रेखा सबसे बड़ी है या सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य
कौन सा है, तब आप बताएंगे गुजरात। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1600 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है गुजरात की। फिर दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, और सबसे पहले नंबर पर कौन है, अंडमान निकोबार आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 1962 किलोमीटर इसकी जो तटीय रेखा है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर ये मिले ऑप्शन में तो ठीक है, अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश में पूछता है, बाकी अगर उसने प्रॉपर उसमें राज्य लिखा हुआ है कि कौन से राज्य की, तो तब आप जवाब देंगे गुजरात। ठीक है, फिर आप भूल जाना कि अंडमान निकोबार भी आपने पढ़ा था। फिर आपको, क्योंकि अगर राज्य दिया गया है तो फिर आपको गुजरात ही बताना है, भले ही अंडमान निकोबार भी आपको ऑप्शन में मिले, क्योंकि क्वेश्चन में अगर राज्य हुआ। ठीक है, तो समझ गए आप बहुत अच्छे तरीके से। तीसरा, यहाँ पर एक और लिस्ट यहाँ लिखी हुई है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे कच्छ। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद लेह, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर। तो ये आपको ये एक कर्म याद रखना है, 5-5 सभी चीज़ों का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य देख लिए, तट रेखा की दृष्टि से 5 बड़े राज्य देख लिए। उसके बाद हमने देखा 5 सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से, कच्छ, लेह, जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा आपको इतना सीक्वेंस में सभी चीज़ें। तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है, मोटा मोटी तौर पर यहाँ जानते हुए चलिए कि केंद्र शासित प्रदेश हम उन क्षेत्रों को कहते हैं जिनकी शासन व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, उसको हम केंद्र शासित, क्योंकि नाम से ही क्लियर है कि भाई वहाँ किसका शासन होगा, केंद्र का शासन होगा। तो केंद्र के हाथों में इसकी सारी शक्ति रहती है, शासन की व्यवस्था केंद्र सरकार करती है। ठीक है, इसी के साथ भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये आप सभी जानते हैं। और नई दिल्ली में क्या है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय और बहुत सारी प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में ही स्थित है। अब चलिए, अब आते हैं अपने जो सॉलिड वाला मेन टॉपिक है उस पर। तो भारत का भौगोलिक स्वरूप, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो ये है। तो भारत के भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत हमको क्या क्या जानने को मिलेगा, अगर उसकी बात करते हैं तो भारत के भौगोलिक स्वरूप को हम 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में कैसे कैसे, कि भाई उत्तर में क्या है भारत के, अगर मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो हमने इसको 5 भागों में बांटा है कि भाई इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में तो इसके पर्वतीय भाग है। ठीक है, उत्तर में क्या है, पर्वतीय भाग है। फिर इसके थोड़ा और यहाँ जाते हैं तो ये भी उत्तर में ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, विशाल मैदान के भाग है। फिर थार मरुस्थल है। फिर दक्षिण में क्या है, पठारी भाग है। और पांचवा क्या है इसका पांचवा है आपका समुद्र तटीय मैदान या द्वीप समूह, इसको हम कह सकते हैं द्वीप समूह। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 5 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं भारत को भौगोलिक स्वरूप से। तो सबसे पहले अब हम किसके बारे में जानेंगे, एक एक करके इन 5 के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग, और पर्वतों में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हिमालय की बात करेंगे। ठीक है, तो आज आइए आज के अपने मुख्य टॉपिक पर, भारत के मुख्य पर्वत, और सबसे पहले जानेंगे हिमालय। तो दोस्तों, हिमालय, अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सागर के स्थान पर हिमालय सागर बना, तो टेथिस सागर की जगह पर हिमालय पर्वत बना। कि पहले ना जहाँ हिमालय है वहाँ पर एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो उसमें कुछ प्रलय के कारण या जो भी कुछ हुआ उस समय पर, उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मलबा जमा हो जाता है और इससे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो हिमालय पर्वत को सबसे नया, सबसे ऊंचा और वलित या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि हिमालय किस श्रेणी का पर्वत है, वलित, ठीक है, या और उसमें ऑप्शन देगा आपको, तो आपको चुनना है वलित। ठीक है, वलित पर्वत है, यानी इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा आपको, मोड़दार या वलित इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वलित पर्वत है आपका हिमालय। इसी के साथ
सबसे ऊंचा क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पे सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ से कई बार। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर। और आप ये जानते हैं कि हिमालय की ये जो सबसे ऊंची चोटी है ये भारत में नहीं पड़ती, ये पड़ती है नेपाल में। ठीक है, क्योंकि नेपाल इधर भारत से होता हुआ नेपाल में भी तो गुजर रहा है हिमालय, तो जब नेपाल में जाता है वहां सबसे ज्यादा ऊंची इसकी चोटी है। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, और भारतीय नाम है इसका माउंट एवरेस्ट। भारतीय इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। बल्कि अगर नेपाल में बात करें, नेपाल में इस चोटी का क्या नाम है, तो नेपाली लोग इसको सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। और चीनी नाम इसका है चोमोलुग्मा। ठीक है, चोमोलुग्मा। चीनी लोग इसको किस नाम से जानते हैं? चोमोलुग्मा। ऐसे ही नाम होते चाइनीज, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, हिमालय पर्वत की आकृति कैसी है? तो वलित मोड़दार आपने जाना, इसी के साथ साथ धनुषाकार भी हम इसको कह सकते हैं कि बो शेप, धनुष के आकार की कुछ इस प्रकार से इसकी क्या है? आकृति है। आगे हम इमेज में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बोला गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारबा अरुणाचल प्रदेश तक ये इसके पूर्वी भाग तक ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ आपके लिए जो भी चीज़ें जानने लायक होगी, जो याद करने लायक होगी, वो मैं साथ साथ बताती हुई चलूंगी। यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी के लिए। आपको क्या याद रखना है? यहाँ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक तो टेथिस सागर के स्थान पर बना, साथ ही सबसे नया सबसे ऊंचा और वलित मोड़दार पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है ना। और नेपाली भाषा में इसको हम सागर माथा कहते हैं, और इसकी आकृति धनुषाकार है। बस इतना याद रखना है अभी आपको। अभी आगे चलते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटते हैं। 3 कौन कौन से? यहाँ आप देख पाएंगे अगर आप समझ पा रहे हैं तो 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे ऊपर जो है उसको हम कहेंगे महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय। फिर उसके बीच में जो स्थित है उसको मध्य हिमालय, और फिर आती है शिवालिक पहाड़ियाँ। तो 3 मैं आपको इसको और अच्छे से दिखाती हूँ एक बार फिर से। यहाँ देखिए, ठीक है, ये यहाँ आप देख पाएंगे इसको। तो सबसे ऊपर जो है आपका महान हिमालय, बीच में आपका कौन सा है? मध्य हिमालय, और फिर इसके नीचे जो आएगा वो यहाँ हो जाएगी आपका शिवालिक। इस प्रकार से इसको 3 भागों में हम विभाजित करते हैं हिमालय को। तो चलिए सबसे पहले महान हिमालय के बारे में जानेंगे और देखेंगे। जो महान हिमालय है, सबसे ऊपर वाली जो ये हिमालय की श्रेणी है जिसको महान हिमालय हमने कहा, तो इसको हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती है, और महान हिमालय की कौन कौन सी मुख्य चोटियां हैं, है ना, जो आपके पेपर में आती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले महान हिमालय, इधर आप फोकस करेंगे, अभी इधर वाले को आप इग्नोर करिए, सिर्फ यहाँ फोकस करना है। तो दोस्तों जो महान हिमालय है, ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। जो ये 3 भाग मैंने आपको बताए, कौन कौन से? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इन तीनों में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? महान हिमालय है। ये पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी अधिकतम ऊंचाई की अगर बात करें तो 6000 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई अगर एवरेज मान के चले, क्योंकि एवरेस्ट भी इसी पर है, फिर जहां एवरेज आएगा वहां इसकी 8,848 हो जाएगी। तो ये एवरेज मान के चलिए इतना। इसकी मुख्य चोटियां कौन कौन सी है महान हिमालय की? तो एक तो नामचा बारबा। कौन सी? नामचा बारबा। आपसे पूछ लिया जाता है कि नामचा बारबा कौन से राज्य में स्थित है, आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके साथ ही कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड में इसकी ये चोटियां स्थित है महान हिमालय की। और जो ये बाकी बची है ये सारी की सारी चोटियां इसकी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। कौन कौन सी? मैकालू, याद रखिएगा ये चीजें बहुत आती है आपके पेपर में। मैकालू, एवरेस्ट, ठीक है, और मनसालू और अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सभी कहाँ है? नेपाल में है। देखिए कितने आसानी से याद हो जाएगा। इधर देख के चलिए, सबसे पहले तो आपको बस इतना पता हो कि उत्तराखंड में कौन कौन सी होगी। तो जितने भी ये धार्मिक से नाम आपको दिख रहे हैं, जैसे नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, ये धार्मिक स्थलों जैसे नाम है, तो ये सब कहाँ होगी? उत्तराखंड में।
ये तो आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ होगी, उत्तराखंड में होगी। अब बाकी बची नामचा बारवा और कंचनजंगा, ये याद कर लेनी है आपको। नामचा बारवा आंध्र प्रदेश में, सॉरी ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। शायद मैंने इससे पहले भी गलती से यहाँ आंध्र प्रदेश बोल दिया था, तो आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, थोड़ा सा हो जाता है, एक बार तुरंत एपी देखते ही अरुणाचल प्रदेश के जगह पर यहाँ आंध्र प्रदेश मुझे याद आ गया, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर भारत की बात कर रहे हैं हम, तो नामचा बारवा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये चोटी। इसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में है, कहाँ, सिक्किम की ऊंची चोटी है। वही मैकालू, एवरेस्ट, मसालू और अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सभी कहाँ है, नेपाल में स्थित है। तो ये तो महान हिमालय की प्रमुख चोटी हमने देख ली। अब हम देखेंगे मध्य हिमालय की, तो यहाँ आ जाइए। अब महान हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में और इसके समांतर, यानी इसके समांतर ही देखिए, आप देखिए इसी के बिल्कुल समांतर है ये भी, ठीक है, मध्य हिमालय भी, और इसके कहाँ है, दक्षिण में। इसके साथ ही पतला और लंबा है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियां स्थित है। घाटी किसे कहते हैं, जो ये समतल भूमि है इन दोनों के बीच में, इसी को घाटी कह देते हैं, ठीक है। वहीं इस अगर इस हिमालय सॉरी इस हिस्से की बात करें तो इस मध्य हिमालय पर कौन कौन सी चोटी है, एक तो पीर पंजाल है, धौलाधर है, ठीक है, महाभारत है, महाभारत नेपाल में पड़ेगी। वही बात करें तो इसकी जो कश्मीर घाटी है, यहाँ पर केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और कुल्लू और कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है इसकी चोटियाँ। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर आ जाता है शिवालिक हिमालय। कोई दिक्कत नहीं है अगर पूरी तरीके से यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, नीचे मैं आपको मैप में दिखाऊंगी और वहीं ये चीज़ें आपको फिर से बताऊंगी, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको। आप कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सी भी चीज़ें आ रही है तो इनको ग्रहण करते हुए चले। शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये मध्य हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, बाहरी हिमालय और नदियों के अवसाद से बना हुआ है। साथ ही इसका नेपाली नाम अगर जाने शिवालिक हिमालय का, तो नेपाली नाम है इसका चुड़िया मुड़िया पहाड़ी। क्या नाम है, चुड़िया मुड़िया पहाड़ी, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। और वहीं अगर आपको मैं उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति बताऊं तो वो शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है। सबसे ऊपर क्या हो गया, यहाँ पर महान हिमालय की हमने बात की, फिर मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, फिर इसके नीचे यहाँ शिवालिक हिमालय, और फिर इसके भी दक्षिण में क्या स्थित है, विशाल, उत्तर का विशाल मैदान स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इनकी स्थिति है। तो अब ये हम जानेंगे इस मैप की हेल्प से। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो सबसे ऊपर वाली जो ग्रीन कलर से आपको ये लाइन दिख रही है, ये है आपका महान हिमालय, ठीक है। ये महान हिमालय की श्रेणी है, यानी इस प्रकार से है। ये सिंपल तो आपको जिससे आसानी से समझ में आ जाए, इस वजह से सीधी लाइन खींची हुई है, नहीं है तो ये हिमालय ही, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा, इसको मान करके चलिए हिमालय। तो यहाँ देखिए अब इस पर कौन कौन सी चोटी आपको देखनी है, ये देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये कहाँ स्थित है, नेपाल में। यही बात करें तो देखिए सिक्किम में यहाँ कंचनजंगा, ठीक है। ये मैकालू मैसालू ये पड़ती है, ये नेपाल में ही है, ये थोड़ा सा मार्क करने में इधर उधर हो गया है। बाकी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये रही नामचा बारवा, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ ये बीच वाले आप देख रहे हैं छोटे छोटे से हिस्से दिखाए गए हैं, ये है आपका मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय पर कौन कौन सी चोटियां है ये देखेंगे, यहाँ पीर पंजाल, यहाँ धौलाधर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ क्या है, महाभारत आप जानते हैं नेपाल स्थित है, ये यहाँ नेपाल है, तो नेपाल में महाभारत, ठीक है। फिर आगे आगे चलेंगे तो यहाँ और भी कई सारी चोटियां हैं, उनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। फिर उससे नीचे देखते हैं तो यहाँ सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं, ये है आपका शिवालिक, ठीक है, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अब यहाँ आपको एक और चीज़ थोड़ा सा मैं ऐड करते हुए चलूँगी, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं आपका महान हिमालय के ऊपर की तरफ, ठीक है, बिल्कुल महान हिमालय के उत्तर की तरफ सबसे उत्तर में,
ये आपका ट्रांस हिमालय स्थित है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ, ये ट्रांस हिमालय है। अब ये ट्रांस हिमालय क्या होता है? ये ट्रांस हिमालय जो है ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया। और ये जो है आपका हिमालय बनने से भी पहले की बनी हुई ये हिमालय की जो पहाड़ियां है या पर्वत है, जो भी आप बोलना चाहे, तो ये इससे भी पुरानी है, यानी सबसे पहली और पुरानी यही है। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है, हिमालय से भी पहले बना हुआ है। वहीं अगर बात करें इसमें याद क्या रखना है, तो इसमें कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो काराकोरम, काराकोरम याद रखनी है, ये सबसे उत्तर में स्थित है। काराकोरम जो है ये सबसे उत्तर में स्थित है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये क्या है? काराकोरम। तो काराकोरम कोरम श्रेणी कहाँ स्थित है? सबसे उत्तर में स्थित है। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो केटू है। केटू या इसको गोडविन के नाम से भी जानते हैं, केटू या गोडविन के नाम से। और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गोडविन है। वहीं अगर बात करें फिर इसके नीचे यहाँ लद्दाख है, ये तो काराकोरम हो गया, यहाँ लद्दाख है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में तो यहाँ लद्दाख में माउंट राकापोशी, ये विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? माउंट राकापोशी है या राकापोशी है। इसी के साथ इसके नीचे थोड़ा और चलेंगे हम, यहाँ जास्कर की श्रेणी स्थित है। ठीक है, जास्कर श्रेणी स्थित है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें माउंट कॉमेट जो है ये वाली चोटी स्थित है और ये उत्तराखंड में है। बाकी आपको इसके बारे में याद नहीं रखना है, बस स्थिति देखनी है कि सबसे ऊपर तो काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कर, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक की चोटी और उसके नीचे फिर उत्तर के मैदान स्थित है। ठीक है, बस ये स्थिति आपको याद करानी थी इसकी मदद से। और आपने ये भी देख लिया कि सबसे उत्तर में जो काराकोरम है इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गोडविन है। ठीक है, और इसकी हाइट आपने देख ली 8611। माउंट एवरेस्ट की कितनी थी? 8000 कितनी थी? माउंट एवरेस्ट की कितनी थी? जल्दी से बताओ। 8848 थी। ठीक है, यानी इससे ज्यादा है, ये थोड़ा कम है उससे, केटू वाली। तो अगर आपसे पूछे सीधा सीधा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब आप देख रहे हैं केटू और गोडविन वाला भारत में आता है हिस्सा, लेकिन जो एवरेस्ट है ये तो भाई हम भारत में नहीं कह सकते, तो नेपाल में स्थित है ना। ये कहाँ स्थित है? एवरेस्ट, ये तो नेपाल में स्थित है। तो भाई एवरेस्ट तो हमारी नहीं हुई, तो फिर कौन सी कहेंगे हम? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहेंगे? केटू या गोडविन कहेंगे, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी थोड़ा सा लोचा है, वो ये है कि जो ये काराकोरम वाला श्रेणी है, ये जो जहाँ ये केटू और गोडविन वाली चोटी सबसे ऊंची चोटी भारत की स्थित है, ये हिस्सा वैसे तो भारत का है, पर ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है, पीओके में आ जाता है। अब ये भी बड़ी गड़बड़ हो गई। तो इसी वजह से यहाँ एग्जामिनर को एक और चांस मिल गया बच्चों को फंसाने का। वो क्या? अब वे पूछने लगे कि पूर्णतः भारत में स्थित कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। भाई ये बता दो हमें, तो जो भारत में ही हो, भारत की ही मानी जाती हो, वो वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फिर आप बताएंगे कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर स्थित है। ठीक है, 8586 मीटर, याद रहेगी। तो ये हो गया। अगर आपसे पूछे एशिया की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे एवरेस्ट। फिर पूछने लगे भारत की सबसे ऊंची चोटी, केटू गोडविन। अगर पूछ ले पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, फिर आप बताएंगे कंचनजंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर क्या देना है। तो इतना आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको और डीपली समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए हिमालय पर्वत कैसे बना। मैंने आपको बताया कि वहां पर पहले क्या था? टेथिस सागर स्थित था। आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या था? हिमालय पर्वत की जगह पर एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस महासागर। इस विशाल महासागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक दो भूभाग थे। और किसी प्रलय की वजह से ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ फिर हिमालय का निर्माण हो जाता है।
ठीक। तो अब देखिए उत्तर का जो पर्वतीय भाग है जिसके बारे में हमने अभी फैक्चुअल चीजें देखी इमेज की हेल्प से, अब उनको यहाँ थोड़ा सा क्या किया गया है, एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो इससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, भले ही थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए, लेकिन आपका कहीं से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसीलिए मैं समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आपका कहीं से कोई भी वीक पॉइंट ना रहे। तो भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में जाते जाते ये कम हो जाती है। इसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिमधन आल्य अर्थात बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ और आल्य मतलब घर, यानी बर्फ का घर। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम 4 समांतर श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर जो स्थित है, सबसे उत्तर में जो स्थित है, उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। अभी मैंने बताया ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय ये है हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है और इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख और कैलाश पर्वत श्रेणियां स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और कैलाश पर्वत श्रेणियां स्थित, ये जास्कर भी बोल सकते हैं तीसरी वाली को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित K2 है। क्या है? K2 है। इसको गोडविन के नाम से भी हम जानते हैं और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर है। इसके साथ ही दूसरा क्या है? हिमाद्री श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, हिमाद्री श्रेणी। इसे वृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसको हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। क्लियर है? हिमालय का तो सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है। और इसकी माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सबसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 है और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इसको माना जाता है, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। विश्व की कह ले या एशिया की पूछ ले तब भी आपका यही जवाब होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ इस श्रृंखला पर अनेक ग्लेशियर है जिनसे कई सारी नदियां निकलती है। उसके बाद आता है फिर आपका क्या आता है? मध्य हिमालय, जिसको हम हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय है ना, ऊपर मैंने मध्य हिमालय बताया ना, इसको हम हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। यह हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, यानी महान हिमालय के दक्षिण में। हिमाद्री किसको कहा था? महान हिमालय को। तो ये थोड़ा सा नाम समझ आपको ध्यान रखना है बस, किसको क्या कहते हैं। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, नैनीताल, डलहौजी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक पर्यटन स्थल है। ये नोट्स आपके SCERT की बुक्स से बनाए गए नोट्स है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ताकि आपको चीजें भी समझ में आ जाए और आपको अलग से कहीं SCERT की बुक्स भी ना पढ़नी पड़े। वो सबका निचोड़ यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें, यहाँ पर डल झील पर्यटकों के लिए केंद्र का या आकर्षक केंद्र है। डल झील कौन से वाली श्रृंखला में स्थित है? मध्य हिमालय में, ठीक है, क्योंकि श्रीनगर इसमें पड़ता है। इसी के अगर हम बात करें, जो चौथा भाग है वो कौन सा है? शिवालिक श्रेणी। तो यह हिमालय का सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। साथ ही इसे हम उप हिमालय भी कहते हैं। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है और इस पर घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कवर हो गया, हमने हिमालय का सारा कुछ जान लिया है, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हमने कवर कर लिया। अब दूसरे पर आते हैं। इसके नीचे जो शुरुआत होती है मैदानी भाग की, अब मैदानी भाग के बारे में जानेंगे और यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं वो भी देखेंगे। तो उत्तर का विशाल मैदानी भाग, भाबर एवं तराई। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदान भाग स्थित है। किसके दक्षिण में? हिमालय के दक्षिण में, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में क्या है? भारत का विशाल मैदान भाग स्थित है और यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है, जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसका ढाल किसकी तरफ है? पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल है,
ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ थोड़ा ढलान पर है ये। और यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उससे बना हुआ है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी तो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, हम मिट्टियों के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। इस मैदान को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम। जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, इसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं, और वो किसके आधार पर? नदी तंत्र के आधार पर। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर जो स्थित है सिंधु नदी तंत्र, इसकी मुख्य नदियां, आपको देखिए नदियों के बारे में भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा यहाँ से और ज्यादा। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य नदी सिंधु और सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां देखिए, जानते हुए चलिए, बहुत काम की चीज है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और व्यास आदि है। ठीक है, यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में फैला हुआ है। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, व्यास। पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि बताइए सिंधु नदी की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। वहीं अब दूसरा जो हिस्से, दूसरे भाग में जो हमने इसे बांटा था, पहला कौन सा हो गया? सिंधु तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। फिर आता है गंगा नदी तंत्र। इसकी प्रमुख नदी गंगा है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होगी गंगा की? यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी। ठीक है, ये सभी क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये हम जान चुके हैं पहले, बस पॉलिशिंग कर रही हूँ आपकी। जितनी चीजें आपकी जानी हुई है वो अब आपको ऐसे याद आएगी कि भाई ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो जहां भी रिलेट होता चले करते चलो, बहुत बढ़िया है अगर आपको पिछला याद आता जा रहा है। तीसरा जो हमने इसको तीसरे भाग में बांटा, वो उसके नीचे वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसके बारे में। तो इसकी प्रमुख नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? लोहित, दिबांग और तीस्ता, ये सभी। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। इसका उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और जब नदी वाली क्लास में हमने इसके बारे में बात भी की थी और प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन भी आया था। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा के नाम से। आपको SCERT की बुक्स में मिलेगी अगर आप डीप पढ़ेंगे तो। 3rd से लेकर के सारी बुक्स पढ़ी हुई है और उनसे ही ये सारे नोट्स मेंटेन किए गए हैं। तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड करने में बहुत समय लगा है, ये सारी चीज़ों को आपके लिए नोट डाउन करने में, तो वैल्यू कीजिए इसकी, सबसे बड़ी बात। तो आगे बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में कहते हैं मेघना। ठीक है, मेघना, और इसके साथ साथ जमुना के नाम से भी इसको, या जमुना के नाम से भी इसको जानते हैं। मेघना भी कहते हैं, जमुना भी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। और चाइना में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। इतना कवर हो गया। हमने क्या क्या अभी तक कवर किया? हमने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के विशाल मैदान कवर कर लिए हैं। अब तीसरा जो भाग बचता है, थार का मरुस्थल, इसके बारे में चलिए जानते हैं। थार का मरुस्थल, तो भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। यह भारतीय मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अभी आप में से कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे कि मरुस्थल कहते किसे है? भाई डेजर्ट को कहते हैं। डेजर्ट तो समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, उत्तरी मैदान के किधर? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में किधर पड़ेगा? दक्षिण पश्चिम अगर बात करें, देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ तो क्या है? उत्तरी मैदान है, और उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में, यानी इस तरफ स्थित है क्या? थार के मरुस्थल।
ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक ये फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला से लेकर के ये पाकिस्तान तक जो है ये थार मरुस्थल जो है ये फैला हुआ है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। भाई जब मरुस्थल है तो रेतीला भी होगा, शुष्क भी होगा, गर्म भी होगा। ठीक है। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी है। कौन सी है? थार के मरुस्थल की अगर यहाँ की बात करें, प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी है। यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झील स्थित है, जिसको हम सांभर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल खारे पानी की झील है तो इससे नमक उत्पादन होगा, तो नमक उत्पादन में सहायक है। ठीक है, क्या नाम है इसका? सांभर। याद हो गया इतना सारी चीजें, थार के मरुस्थल से संबंधित जितनी भी मुख्य बातें थी वो जान लिया आपने। अब इसके बाद जो चौथा प्रकार हमने 5 भागों में बांटा था, 3 को कवर कर चुके हैं, चौथा है आपका दक्षिण का पठारी भाग। अब पठारी भाग को हम पहले भी कवर कर चुके हैं जब हमने भारत के प्रमुख पठार और विश्व के पठारों के बारे में भी बात की थी, तो उनको यहाँ आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और इस सीरीज के अंतर्गत ये चीजें आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन होके मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको भी जानते हुए चले। दक्षिण का पठारी भाग उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है। यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ हमने ट्रांस हिमालय देखा, फिर हमने महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, फिर उत्तर के विशाल मैदान, फिर हमने देखा थार मरुस्थल, और फिर इसके भी दक्षिण में क्या है? इसके भी दक्षिण में है दक्षिण का पठारी भाग। ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं हम एक एक करके। ठीक है, समझ में आ रही है सीक्वेंस? बिल्कुल। तो विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है दक्षिण का पठारी भाग। अब यह दक्षिण का पठार प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार कह दे या दक्षिण का पठार कह दे, आपको समझना वही है। आगे बात करें तो यह उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच में स्थित है। ठीक है, तटीय भाग यानी जो हमारा ये भारत का नीचे वाला जो हिस्सा है ये तटीय भाग है इधर। ठीक है, जो महासागर के पास वाला एरिया है तटीय भाग है। तो इधर क्या है? इधर थार का मरुस्थल है, तो इनके बीच में स्थित है। पठार वाला जो एरिया है इसके बीच में स्थित है। ठीक है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसी के साथ यह पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत और उत्तर में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं तथा दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटियों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो पठार वाला एरिया है उत्तर पश्चिम में तो इसके अरावली पर्वत है, उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दक्षिण में इसकी क्या है? पूर्वी और पश्चिमी घाटियों से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं दक्षिण के पठार को हम कई भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग? जैसे हमने एक एक करके इनके बारे में पढ़ा था, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, इनके बारे में पढ़ा था ना, तो अब वही चीजें हैं यहाँ पर। पहले जानेंगे मालवा का पठार के बारे में। दक्षिण के पठार के पश्चिम भाग में मालवा का पठार स्थित है और यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां जैसे चंबल, बेतवा आदि का यह उद्गम स्थल यही पठार है। चंबल और बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। ठीक है, यही जानिए बस इसके बारे में। आगे बात करते हैं छोटा नागपुर पठार। तो दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्व भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। दक्कन की पठार की अगर बात करें, कहाँ सिर्फ यहाँ पर स्थिति दर्शाई गई है। दक्कन का पठार विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। और आगे बात करें तो पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान, जबकि पूर्वी घाट का बीच बीच में कटा छटा है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो यही था घाट के बारे में। अब इसके बाद जो 5वां प्रकार हमारा बचता है वह है तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब हमें तटीय मैदान देखने हैं और द्वीप समूह देखने हैं। तो पश्चिमी घाट के भी पश्चिम में, अब पूरे पश्चिम में आ गए हैं हम, पश्चिमी घाट के भी पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान कैसे है? अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो इस तरफ के हैं ये कैसे है? ये चौड़े है। और जो भारत के इधर के पश्चिमी तटीय मैदान है ये कैसे है? ये संकरे है। ये संकरे है, पतले है। और इधर वाले कैसे है? ये चौड़े है। ये तटीय मैदान की बात चल रही है अब, जो ये नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, इसकी आगे बात करते हैं।
पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें कौन कौन सी है? तो चिल्का, कोलेरू, पुलिकट आदि। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ये अलग से एक फैक्ट जानते हुए चलिए, ठीक है। ये पूर्वी तट पर स्थित है ना, इधर पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करें तो यहाँ कहीं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। इसके साथ ही बात करें तो भारत के दो द्वीप समूह हैं, एक तो लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर बात करें लक्षद्वीप द्वीप समूह की स्थिति क्या है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। यह मूंगे से बना है, ये ठीक है, मूंगे से बनी चट्टान पर स्थित है लक्षद्वीप। किधर? अरब सागर में। ये भारत है, भारत का नीचे वाला जो एरिया है दक्षिण वाला, इधर क्या है? लक्षद्वीप है, क्योंकि इधर क्या है? अरब सागर है, तो अरब सागर में स्थित है यहाँ लक्षद्वीप समूह। और इधर क्या है आपका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कहाँ स्थित है? ये हुआ बंगाल की खाड़ी में स्थित। समझ में आ गया आपको? दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये बता दो पहले, इतना समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से? गाइस चाहिए आपको एक बार फिर से रिपीट करके देखना पड़े, पर इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना। इसमें पूरा जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, उसको निचोड़ कर दिया गया है, तो इसको आप जरूर देखें। अगर आपको एक बार में सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है तो एक बार फिर से देखें। अब चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इट्स टाइम टू क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। क्या पूछा है? भारत में। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। तो ध्यान रखिएगा, पूर्णतः भारत में स्थित नहीं कहा है, बस ये कहा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट तो होगी नहीं, क्योंकि नेपाल में है भाई ये तो, ठीक है। अब इनमें से सेलेक्ट करो, इन दोनों में से, यही हो सकता है आपको कंफ्यूजन। तो मैंने क्या कहा था, अगर पूर्णतः भारत लिखा हो क्वेश्चन में तब बताएंगे कंचनजंगा, नहीं तो आपका जवाब क्या होगा? माउंट केटू या गोडविन, ठीक है। गोडविन भी बोलते हैं इसको, गोडविन ऑस्टिन इसका उपनाम है, ये कोई अलग नहीं बता रही हूँ मैं, इसी का नाम है, ठीक है। गोडविन लिखा मिलेगा या फिर मिलेगा माउंट केटू, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन करती हूँ। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या 50 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपका सीटेट 2013 में पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, इनमें से कौन सा माउंट एवरेस्ट का भाग है बताओ। या माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? म्यांमार में, भारत, तिब्बत या नेपाल? तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ है, सीधा सीधा नेपाल में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बताओ। ये चारों ऑप्शन है और पूछा है इनमें सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यहाँ आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, हरियाणा टेट में पूछा गया है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो आपको बताना है कि समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है, ठीक है, बिल्कुल। तो बता दीजिए फटाफट से, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब तक तो आपको रट गई होगी, 8,848 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड टेट में 2 बार पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है। तो ये जितने भी हमने जाने, उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय है ना, पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट, इनमें ये बताओ सबसे ज्यादा भूस्खलन कहाँ होगा,
कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हिमालय क्षेत्र में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको समझाई थी शुरुआत में जब हिमालय पर्वत के बारे में जाना अभी इसी क्लास में, कि वलित पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है या प्राचीन पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है। तो आप क्या बताएंगे किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, चलो एकदम सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आपके सामने आ जाता है अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है नंदा देवी चोटी, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? बताओ, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करिए। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं कि जो धार्मिक स्थल जैसे आपको नाम दिखेंगे, नंदा देवी है ना, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। इसमें पूछा गया है भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन से है? तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ पूछे जाए अगर, ठीक है, भारत के सबसे पुराने अगर पहाड़ पूछे जाए तो तब आपका जवाब क्या देना है? आपको अरावली देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आया तो आ जाएगा। ठीक है, अरावली है भारत के सबसे पुराने पहाड़। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में पहले नहीं बताया, तो अब यहाँ जानिए भारत के सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? अरावली है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात के पालन से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह भारत की ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछी जाए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तब आप क्या बताएंगे? गुरु शिखर है। और यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू पर्वत, अरावली श्रृंखला पर जो माउंट आबू पर्वत है उस पर सबसे ऊंची चोटी स्थित है अरावली पर्वतमाला की, सबकी नहीं, केवल अरावली की। कौन सी? गुरु शिखर। कितनी हाइट है इसकी? 1722 मीटर, याद रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है, कई सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी इससे संबंधित। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और बहुत अच्छे से आप लोग इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी ये क्लास। सो गाइज, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दो दबा के और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। जिसने नहीं देखी है, जिसको भी आप जानते हैं, उन सभी के साथ ये क्लास शेयर हो जानी चाहिए। तो इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट आपकी हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।